हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमरदीप और आप देख रहे हैं आपका चैनल श्योर शॉट एकेडमी। दोस्तों, इस चैनल पे यूपीएससी और बीपीएससी से रिलेटेड मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं और अकॉर्डिंगली आप पीसीएस जो स्टेट पीसीएस हैं उसको आप लोग अकॉर्डिंगली इस मॉड्यूल के बेसिस पे आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस फॉर्म किए जाते हैं, एग्जाम को मॉड्यूल को किस तरह से तैयार किया गया है और जो जो भी कमीशंस हैं, स्टेट पीसीएस कमीशंस हैं या यूपीएससी या इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, उनका डाटाबेस क्या है, तरीका क्या है उनका क्वेश्चन पूछने का। इन सारी चीजों को देखते हुए और सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करते हुए मैंने यूपीएससी को कम्प्लीटली डिकोड कर दिया है, जिसमें आप यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस को इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं जिस तरह से मैं बताऊं, जिसमें आप अपने इस प्रिपरेशन को करते हुए बहुत बहुत हद तक श्योरिटी महसूस करेंगे। क्योंकि जनरली यही होता है कि जो लोग भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का प्रिपरेशन करते हैं, दे आर प्रिपेयरिंग इन अ वेरी वेरी ब्लाइंड मैनर और उनको पता नहीं होता है कि किधर जा रहे हैं, कितना तैयारी कर रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। तो आपकी तैयारी एक बहुत डायरेक्शनल हो, बहुत श्योर हो, उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को डिकोड करना होगा और करंट अफेयर से उसको सिंक्रोनाइज करना होगा। इसी सिलसिले में मैंने डिकोड करते हुए इस पूरे यूपीएससी के 10 सालों के पेपर को एनालिसिस करके डिकोड किया है, जो कि मेरा अपना प्रिपरेशन जर्नी था पिछले 8 सालों का। उस जर्नी में मैं तैयारी करते करते समझा। Although I could not clear prelims in my last 8 attempt, I have remained one single attempt. For that reason, I am analyzing and organizing all the information I have gathered in my last 8 attempt. और वो चीजें अब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जिससे कि मैं इस साल 2021 का पेपर नहीं दे रहा हूँ। आई एम होल्डिंग माई प्रिपरेशन एंड टेकिंग रेस्ट टू एनालाइज एंड ऑर्गेनाइज all the information and to understand this exam. Although it has been late, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, चीजें समझ में आती है, टाइम तो लगता है। व्हेन यू हैव नॉट अ गुड मेंटर हु कैन गाइड यू, तो ये चीजें होती हैं। तो ये पेन को समझते हुए मैंने इस गाइडेंस प्रोग्राम को चलाया है, जिसमें बाकी जो स्टूडेंट्स है जो ड्रीम करते हैं आईएएस बनने के लिए, उनको मैं गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में मैंने पॉलिटी सब्जेक्ट पहले लिया था, जिसमें मैंने पार्लियामेंट को अच्छे से डिकोड करके प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें आप जाके देख सकते हैं कि पिछले 10 सालों में 2011 से लेकर 20 तक में 10 सालों में पार्लियामेंट से कितने क्वेश्चन आए हैं और किस किस एरिया से आए हैं, पार्लियामेंट के भी किस माइक्रो टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। उसी तरह से मैं दूसरा टॉपिक लिया है जुडिशरी सिस्टम, जुडिशरी से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन क्वेश्चन को किस तरह से डिकोड किया है, जिसमें आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जैसे लोग कहते हैं यूपीएससी रिपीट नहीं करता है, यूपीएससी रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। इवन मैं क्वेश्चन भी रिपीट देखा हूँ, दो इकोनॉमिक्स में और एंशिएंट हिस्ट्री में, 2 क्वेश्चन तो एज इट इज रिपीट हो। तो रिपीटेशंस भी होते हैं, बट वो क्या करेंगे, उनके पास भी तो एक इंफॉर्मेशन का एक बेस होगा और वो लिमिटेशन होगा, और उसी लिमिटेशंस में क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। तो कई बार या तो क्वेश्चन वही बना देते हैं, क्वेश्चन फॉर्म करते हैं, लेकिन उनका टॉपिक सेम रहता है। क्वेश्चन को इम्प्रोवाइज करके या इधर उधर कुछ वर्ड्स प्ले करके वो क्वेश्चन फॉर्म करते हैं। उन चीजों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ अपने इस डिकोडिंग मेथड, जिसे मैं श्योर शॉर्ट मेथड कहता हूँ। ठीक है ना। इसमें मैं अभी अब आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। 1-2 दिन में मैंने वीडियो नहीं डाल पाया था, बिकॉज मेरे थोड़ा आई को, अभी आप लोग देख रहे हैं मेरे आई में फ्लू हो गया था और इस वजह से मेरे को पेन और फीवर भी था। लेकिन फिर भी अभी मैं मेडिसिन लेके आप लोगों को लेक्चर ले रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है ना। अभी मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहाँ पे मैंने सारा कंटेंट तैयार किया है, वहाँ से आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से जुडिशरी सिस्टम को मैंने डिकोड किया हुआ है, या जुडिशरी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी द्वारा उसको किस तरह से मैंने डिकोड किया हुआ है। हाँ तो दोस्तों, अब मैं स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने हेडिंग क्या दिया है इसको, यूपीएससी प्रीलिम डिकोडेड, जिसमें मैं पॉलिटी सब्जेक्ट को आपको लेके चल रहा हूँ और पॉलिटी का भी जुडिशरी का अभी मैं डिकोडेशन बता रहा हूँ कि किस तरह से मैंने डिकोड किया हुआ है और आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको केवल क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आप लोग मत देखने की कोशिश कीजिएगा, इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से यूपीएससी का जो माइंड सेट है क्वेश्चन फ्रेम करने का, अपने डाटाबेस के साथ और करंट अफेयर्स को सिंक्रोनाइज करके वो चीजें समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 12 क्वेश्चन आ चुके हैं 2011 से 20 में। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये कम से कम एक क्वेश्चन तो है
एक एक बूंद बूंद आपको प्रिपरेशन में अपने बूंद बूंद तैयार करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन आपको रेडी करना पड़ेगा। इवन एक एक लेक्चर आप देखते गए तो कम से कम एक एक क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। ये पूरा प्लेलिस्ट अगर देख रहे हैं आप तो एक एक क्वेश्चन आपके एक एक सब्जेक्ट से तैयार हो रहे हैं, जो कि जिसको कहते हैं बहुत माइक्रो डिकोडिंग मैंने कर रखा है। तो जुडिशरी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली 3 टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, डोमिनेटिंग इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा होगा। दूसरा टॉपिक है उनके पास नालसा से क्वेश्चन पूछते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इससे क्वेश्चन पूछते हैं, और तीसरा है आपका ग्राम न्यायालय, इनसे क्वेश्चन पूछे हैं जुडिशरी सिस्टम से लेकर। हम जानते हैं कि हमारा जुडिशरी इंडियन जुडिशरी सिस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम है, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट पे सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद से हाई कोर्ट आते हैं, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद से सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन 2011 में पूछा गया। अब ये देख सकते हैं कि 2011 से 20 का मैं डिकोडिंग बता रहा हूँ, उसमें 2011 में ही पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओरिजिनल जुरिडिक्शन का मतलब ये होता है कि सोल अथॉरिटी टू हियर द केस इज इन द हैंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब उन केसों को जो सुप्रीम कोर्ट में ही केवल सुनवाई की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ही केवल हियरिंग करता है, उस पावर को ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहते हैं। और ये हमारे जुडिशरी सिस्टम में केवल सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी दिया गया है। ठीक है ना। तो इससे क्वेश्चन अब ये अब आप लोग को पढ़ना कहाँ से, इसको लक्ष्मीकांत से पढ़ना है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है, ये सब चीज दिया हुआ है। तो लक्ष्मीकांत बुक का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो मेरा एफिलिएट लिंक है, आप वहां से परचेज करेंगे तो कुछ डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे, और कुछ उसमें परसेंटेज ऑफ मेरे को मिल जाते हैं अमेजोन के थ्रू। ठीक है ना। तो अगर वहां उस लिंक से आप बाई करते हैं तो विन विन सिचुएशन है दोनों लोगों के लिए। ठीक है ना। तो आप इसको लक्ष्मीकांत से पढ़ेंगे, लेकिन किस तरह से पढ़ेंगे वो इस क्वेश्चन को आप मेरे प्लेलिस्ट वीडियो को देखिए, क्वेश्चन देखिए, जिस तरह से मैंने डिकोड करके बताया है उसको समझिए, और फिर उसके हिसाब से आप जाके लक्ष्मीकांत खोल के उस चैप्टर को पढ़िए, तो आपको ये पता चल जाएगा। और वहां पे मार्क कर देना है कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक इस ईयर में 2013, 14, 15 जब भी दिए हैं, जो जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो वहां पे मार्क कर देना है। तो इससे 2 बातें होंगी, एक तो आपका जो इंफॉर्मेशन है वो कंसोलिडेटेड हो गया, बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो आपके लक्ष्मीकांत में नहीं होगा, जो इस पेपर में होंगे तो उसको वहां पे उठा के डाल लेंगे आप। दूसरा फायदा ये होगा कि आप जब तैयारी करेंगे, रिवाइज करेंगे, तो इन टॉपिक को ध्यान में रखेंगे कि हाँ ये वाला चीज पूछा गया है, तो इसको ज्यादा एम्फेसाइज कर देंगे अपने प्रिपरेशन में। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पहला दिया है, स्टेटमेंट दिया है, डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट्स, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और किसी स्टेट या एक से ज्यादा स्टेट्स के बीच जो भी डिस्प्यूट होता है वो सुप्रीम कोर्ट उनकी हियरिंग करता है और उसमें फैसला सुनाता है। ठीक है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग इलेक्शन टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दैट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास ही केवल नहीं है, इसमें हाई कोर्ट्स भी देखता है, क्योंकि जो स्टेट लेजिस्लेचर का जिस स्टेट का होता है डिस्प्यूट्स होता है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स होता है, तो वो वहां के हाई कोर्ट देखता है। ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा। तीसरा स्टेटमेंट है डिस्प्यूट्स बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द यूनियन टेरिटरी। नहीं, यूनियन टेरिटरी अगर अंडन दिल्ली और पुडुचेरी छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़ के तो बाकी सब जगह क्या है, यूनियन टेरिटरी का कंट्रोल होता है। वहां पे इलेक्टेड बॉडी नहीं है, जैसे दिल्ली में है इलेक्टेड बॉडी। तो जब जब यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का गवर्नमेंट चलता है, तो फिर वो डिस्प्यूट्स किससे करेंगे वो, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के बीच झगड़ा होगा तो किस स्टेट में जाएगा। मान लो यूपी और बिहार के स्टेट में झगड़ा होता है, तो क्या यूपी का हाई कोर्ट सुनेगा कि बिहार का हाई कोर्ट सुनेगा? इसमें सुप्रीम कोर्ट सुनता है। ठीक है ना, इन केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता है और अपने वर्डिक्स देता है, जो कि सबको मान्य होता है। तो इसमें आंसर हो गया सी, दैट इज 1 और 4। अब इस ओरिजिनल जुरिडिक्शन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछे गए हैं,
ओरिजिनल जुरिडिक्शन से। और फिर मैं थोड़ा सा आपको क्रॉस करके आगे ले जाता हूँ। 12 में, 13 में नहीं, देखिए 14 में, ये देखिए 14 में फिर क्वेश्चन पूछा गया, ये देखिए 2014 में फिर से क्वेश्चन पूछा गया उसी टॉपिक से। और क्वेश्चन किस तरह से, ऑप्शन से क्वेश्चन बना दिया, मैंने कहा ना ऑप्शन से क्वेश्चन बनाते हैं कैसे। यहाँ पढ़ने की कोशिश कीजिए। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स फॉल अंडर इट्स किस जुरिडिक्शन, इट्स ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। यही तो था, यही तो था। ये समझना है आपको मैं जी कि यूपीएससी किस तरह से, ये वाला चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि डिकोड कैसे किया, और वो विजनरी आइज आपको दिखा रहा हूँ। इसीलिए मैं अपने मेथड को श्योर शॉर्ट मेथड बोलता हूँ कि आप इस तरह से अगर तैयार करें तो आपको पता चलेगा कि हाँ एग्जामिनर का माइंड किस एरिया, किस पॉइंट के आसपास घूमता है, और वहां से वो क्वेश्चन पिकअप करते हैं और वो आपके नॉलेज को चेक करते हैं। तो उस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 2012 में। 2012 में क्वेश्चन फिर से आया हुआ है। यहाँ देखिए 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोविजन टू सेफगार्ड द ऑटोनोमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनोमी से रिलेटेड न्यूज आ गया। ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट को क्या चीजें हैं जिनको उनको ऑटोनोमी दी गई है कि वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सके। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे 1 2 3 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। इसमें जो पहला ऑप्शन है, वाई appointment the Supreme Court judges, the President of India has to consult the Chief Justice of India. Yes, जब बाकी जजों की अपॉइंटमेंट होती है तो जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करते हैं, उनके साथ कंसल्टेंसी लेके तब वो अपॉइंट करते हैं। ये सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, द सुप्रीम कोर्ट जजेस कैन बी रिमूव्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाले। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रेसिडेंट रिमूव करते हैं जब एक पार्लियामेंट में एक तरह का पास किया जाता है बिल। इसका एक प्रोसीजर है, रिमूवल प्रोसीजर है जिसको इम्पीचमेंट कहते हैं। वो इम्पीचमेंट प्रोसेस पास हो जाता है, देन प्रेसिडेंट इसको रिमूव करते हैं, सीजीआई नहीं करते। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सैलरी ऑफ द जजेस आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू विच द लेजिस्लेचर डज नॉट हैव टू वोट। हाँ ठीक है, उनके सैलरी को वोट नहीं करना पड़ता है, उनको वहां से इंडिपेंडेंट, तभी तो इंडिपेंडेंसी दिखाएंगे भाई। उनकी सैलरी के लिए भी होगा तो वो लोग अगर वो रोक देते हैं उनकी सैलरी, लेजिस्लेचर अगर उनकी सैलरी रोक देते हैं तो एक तरह से उनके ऊपर ऑटोनॉमी रही कहाँ। तो ये ऑटोनॉमी के लिए ये उनका जो है ये ऑप्शन सही है, तीसरा। एंड चौथा ऑप्शन है, all the appointments of the officers and the staffs of the Supreme Court of India are made by the government only after consultation of the Chief Justice of India। नहीं, ये CJI खुद ही अपॉइंट करते हैं उनके, क्योंकि इंडिपेंडेंसी कहा जाएगी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी तो फिर इंडिपेंडेंसी कहा जाएगी। अपने आप में स्टेटमेंट कट गया। देखिए अगर ये चौथा स्टेटमेंट कट रहा है तो ये 3 स्टेटमेंट अपने आप कट गए, 3 ऑप्शन अपने आप कट गए। आंसर, इसका आंसर क्या हो गया, A1 and 3 ओनली। नेक्स्ट ईयर आते हैं 2014 में। देखिए एक और क्वेश्चन, 2014 में ही 2 क्वेश्चन पूछ दिए गए। द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि उस साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे उनके नंबर कम थे और केसेस बहुत ज्यादा पेंडिंग थे। तो इसलिए ये चीजें न्यूज में थी कि उनकी नंबर को बढ़ाया जाए, और उनकी नंबर को बढ़ाने का पावर किसके पास है, दैट इज इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट इनके नंबर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। तो बी ऑप्शन हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा गया था, देखिए जुडिशरी से क्वेश्चन है लेकिन ये न्यूज में था बिकॉज द टॉपिक वाज इन न्यूज कि नंबर कैसे इंक्रीज होगा, कौन करेगा, तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछे गए। द रीजन व्हाई यूपीएससी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए 2014 में एक और क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 3 क्वेश्चन हो गए आपके। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट, ये भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है, दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं 2015 में क्वेश्चन। 2015 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, हु पब्लिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कस्टोडियन किसके हाथ में रहता है, दैट इज। अब कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज थे, प्रेसिडेंट और कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट। तो यूपीएससी ने इसका आंसर दिया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
इज अ कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कस्टोडियन मतलब रखवाला कौन है? सुप्रीम कोर्ट। हाँ, क्योंकि जब कभी भी ऐसे सिचुएशन आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एज ए स्टेक आता है या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट उनको हिंड्रेंस या मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अमेंडमेंट के थ्रू बदलने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है और बहुत सारे एक्ट को नल एंड वॉइड कर देता है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 2017 में, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाइज। जुडिशियल रिव्यू का डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ दिया है। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू वाज इन न्यूज इन 2017 एंड 16, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन न्यूज से इन्फ्लुएंस है। इसका जो बेसिक, जो जुडिशियल रिव्यू का जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है, द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। जो कोई लॉ बनाया गया अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो उसको नल एंड वॉइड कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, पार्लियामेंट ने पास कर दिया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया? नल एंड वॉइड कर दिया। इस वजह से न्यूज में था। या एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा एक्शन लेते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो उसको भी नल एंड वॉइड कर सकता है। इसी को जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू के बारे में और डिटेल में पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेन से भी क्वेश्चन आ चुका है जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। और फिर नियर 2020 और 2022 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कुछ बेसिक्स फंडामेंटल्स इंफॉर्मेशन है यहाँ पे मैं दे रखा हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, with a reference to the Constitution of India, consider the following statement. Constitution of India से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप उसको पढ़ के बताना है कौन सही है कौन गलत है। No high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. गलत स्टेटमेंट है। बहुत सारा हाई कोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ को क्या करता है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह देता है या डिक्लेयर कर देता है जब उन्हें लगता है। ठीक है ना। जैसे मद्रास हाई कोर्ट और उत्तराखंड का हाई कोर्ट, बहुत सारे में न्यूज सुने गए हैं, देखे भी गए हैं। नेक्स्ट दूसरा स्टेटमेंट है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। गलत। बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसको एज ए अमेंडमेंट लिया जाता है। जजमेंट अगर किसी टॉपिक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दिया है तो वो एक लॉ के तौर पे लिया जाता है और वो एक तरह का अमेंडमेंट ही माना जाता है। तो ये गलत है स्टेटमेंट है। कह रहा है कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट। कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता? कर सकता है कि बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अ कस्टोडियन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। वो रखवाला है, उससे कोई भी छेड़खानी होगा, कोई भी इधर उधर अमेंडमेंट हो गए जो ऐसे प्रोविजन हो गए जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड करने की अथॉरिटी रखता है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा दिया गया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 2019 में ही एक और क्वेश्चन आया। देखिए 2019 से दो क्वेश्चन आ गए। विद द रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशन और लिमिटेशंस और provisions contained in the ordinary laws cannot act as a prohibition or limitation on the constitutional power under Article 142. It could mean which of the following? मतलब कह रहा है कि 142 में, आर्टिकल 142 में किसके बारे में लिखा गया है कि कोई भी लिमिटेशन या कोई भी लॉ उसको प्रोहिबिट नहीं कर सकता है। दैट इज अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। Answer will be B. The Supreme Court of India is not constrained in the exercise of its power by laws made by Parliament. कोई ऐसा लॉ जो पार्लियामेंट बनाता है वो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करने से या एक्शन लेने से नहीं रोक सकता है, लिमिट नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट को। ये आर्टिकल 142 में मेंशन है। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि इट वाज इन न्यूज, दिस आर्टिकल एंड दिस फ्रीडम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट वाज इन न्यूज। अब देखिए अगर मैं कहूँ कि उस समय 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था या 15 में, अभी मैं दिखाया आपको, जिसमें ये पूछा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑटोनॉमी के बारे में, तो क्या ये ऑटोनॉमी से रिलेटेड नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की ऑटोनॉमी की ही तो बात कर रहा है आर्टिकल 142। समझ रहे हैं? तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन, ये टॉपिक वाज द सेम
क्वेश्चन वाज डिफरेंट बिकॉज इट वाज इन न्यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन बनाया गया। फिर देखिए 2019 में एक और क्वेश्चन है, देखिए 3 क्वेश्चन हो गए जुडिशरी से। ये क्वेश्चन है द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। नहीं, ऐसा नहीं है, जुडिशियल रिव्यू से बियॉन्ड नहीं हो सकता। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है सुप्रीम, अगर प्राइम मिनिस्टर का किसी तरह से अपॉइंटमेंट या किसी तरह से प्राइम मिनिस्टर चूज किए जाते हैं तो वो जुडिशियल रिव्यू में आएंगे। वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है प्राइम मिनिस्टर को चूज करने का, तो वो रिव्यू कर सकता है। ये गलत स्टेटमेंट है। एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिव ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। यस, उसने किया है और कर सकता है। आंसर है इसका हो जाएगा बी 2 ओनली। आप देखिए कि ये भी क्वेश्चन इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से रिलेटेड है। इसका मतलब अब हम जाके लक्ष्मीकांत अगर पढ़ेंगे तो उसमें से जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंसी और ऑटोनोमी है उस पोर्शन को हम अच्छे से तैयार करेंगे और अच्छे से समझेंगे किस आर्टिकल में दिया गया है, क्या है, फुल डिटेल वहां पे जाके तैयार कर लेंगे और वहां पे मेंशन कर देंगे कि 2019 में 3 क्वेश्चन 14 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से आप इस एग्जाम को श्योर कर पा रहे हैं, देख रहे हैं। इसीलिए मैं इस अपने मेथड को श्योर शॉर्ट मेथड कहता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के हम पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को देख के हम एनालिसिस कर पा रहे हैं कि माइंड सेट क्या है एग्जामिनर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2020 में शायद पूछा गया है, हाँ 2020 का ही क्वेश्चन है। ये पूछा गया द मोशन टू इम्पीच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर of the Lok Sabha as per the Judges Inquiry Act. Yes, this is the correct statement. नहीं, sorry, इसमें क्या कह रहा है कि the motion to impeach the judges of Supreme Court of India cannot be rejected by Speaker of the Lok Sabha. नहीं, वो रिजेक्ट कर सकते हैं। स्पीकर के पास इतनी पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं मोशन टू इम्पीच, क्योंकि जब उनको लगा है कि नहीं ये इम्पीचमेंट का जो आया हुआ है मोशन वो अगर सही नहीं है, लेजिटिमेट नहीं है, तो उसको रिजेक्ट करने का पावर स्पीकर के पास है। दूसरा स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट द कंस्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ द जजेस ऑल्सो। कहीं नहीं लिखा है, बस ये वर्ड लिख दिया, कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो पहला स्टेटमेंट गलत और दूसरा स्टेटमेंट गलत। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया। 3 है 4, 3 इसका मतलब सही है। 3 पढ़ते हैं क्या है, द डिटेल्स ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर गिवन इन द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। यस, इसी में तो दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग तो होता है जजेस इंक्वायरी। इफ द मोशन ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द जज is taken up for voting, the law requires the motion to be backed by each house of the parliament and supported by majority of total membership of that house and by not less than 2/3 of the total member of the house present in vote. यही तो वोटिंग चाहिए जजेस को इम्पीचमेंट करने के लिए, ये आपकी मेजोरिटी चाहिए। ये सही स्टेटमेंट 3 और 4 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया 2020 में ही आया एक और क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ द फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट्स एंड डेमोक्रेसी। बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं डिफाइन किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डिफाइन किया गया है। जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसमें उसने डिफाइन किया है, बताया है सर्टेन। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफगार्ड द सिटीजंस लिबर्टी एंड टू प्रिजर्व द आइडियल्स ऑफ व्हिच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। देखिए आ गया जुडिशियल रिव्यू, कर्म आ गया। अगर जुडिशियल रिव्यू आपने 2015 में क्वेश्चन देखे हैं और उस समय आपने जुडिशियल रिव्यू तैयार कर लिया, ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। पहला को आपने कैंसिल कर दिया, दूसरा इज स्टेटमेंट करेक्ट है। यही तो है कि सेफगार्ड ही तो करता है सिटीजन्स की लिबर्टी को, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को कोई ऐसे न चेंज कर पाए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 1। दूसरा स्टेटमेंट क्या है,
सही है। एक और क्वेश्चन पूछ गया 2020 में, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाय, कहाँ पे मेंशन है? डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था क्योंकि कहीं पे इसका ये लिखा हुआ नहीं है, लेकिन डीपीएसपी आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाय। यहाँ पे डीपीएसपी में जो है ये चीजें मेंशन की गई है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट किया गया। नेक्स्ट टॉपिक जो था नालसा, जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से हम लोग आ गए। अब दूसरा उसका जो सब टॉपिक था वो नालसा था। यहाँ 2013 में क्या है, नालसा से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विथ रेफरेंस to consider the following statement. Its objective is to provide free and competent legal services to the weaker section of the society on the basis of equal opportunity. Yes, this is the true statement. ठीक है ना? And it issues guidelines for the state legal service authority to implement the legal programs and schemes throughout the country. Yes, this is also correct. ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। अब आप नालसा के बारे में जाकर डिटेल में पढ़ लेंगे, नालसा एक्ट है इसके बारे में पूरा पढ़ लेंगे, पढ़ के उसके बाद से डिटेल इसका तैयार कर लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। देखिए फिर से एक क्वेश्चन आएगा 2020 में, 2013 में पूछा था, फिर 2020 में पूछ दिया गया। इन इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी, वही लीगल सर्विस, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी प्रोवाइड फ्री लीगल सर्विसेज टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द सिटीजन। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? देखिए यही तो बात कह रहा है कि वीकर सेक्शन को फ्री में प्रोवाइड करना, वही स्टेटमेंट तो कह रहा है कि किसको प्रोवाइड करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा फैक्ट दे दिया है, तो फैक्ट वो आपको जब आप उसका पूरा तैयार करेंगे तो आपका फैक्ट तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, अ पर्सन विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 1 लाख रुपीज, एनुअल इनकम जिसकी 1 लाख रुपए से कम है उसको ये प्रोवाइड किया जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है अ ट्रांसजेंडर विथ एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 2 लाख रुपए। ये 1 and 2 आंसर ही इसका दिया हुआ है। तो ये थोड़ा सा फैक्ट बेस है, फैक्ट बेस तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब, और फैक्ट उसी का पूछता है जिसके बारे में ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है पहले से। अगर आप उसको पढ़ लिए होते हैं तो आप इसको सॉल्व करें। यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप इनको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं, बाकी और भी रिलेटेड जो इससे इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ रहे हैं ग्राम न्यायालय एक्ट, इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया ग्राम न्यायालय एक्ट से। आप इसके बारे में और डिटेल जाकर तैयार कर लेंगे और इसका नोट्स बना लेंगे। जैसे मैंने कहा था कि लक्ष्मीकांत में जो चीजें मेंशन नहीं है वो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप तैयार कर लेंगे, गूगल करके ग्राम न्यायालय एक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे, या अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पे वीडियोस बना दूंगा, नालसा और ग्राम न्यायालय एक्ट पे मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और एमपी लाड स्कीम के बारे में बताने हैं, तो वहां से मैं वहां पे बता के आप लोग को मेंशन कर दूंगा, वीडियो बना दूंगा मैं इसके बारे में डिटेल कर। आप लोग कहेंगे तो कमेंट कीजिएगा, जिन जिनको लगे कि हाँ चाहिए इस पे रिलेटेड वीडियो, तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बोर्ड पे, पीछे जो बोर्ड है उस पर अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा भी दूंगा, और किन किन पॉइंट्स को याद रखना है ये भी बता दूंगा। क्योंकि किसी भी एक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसका मेन जो थीम होता है, क्रक्स होता है, उसको आपको समझ के याद रखना होता है, क्योंकि एक एक्ट का सारा इंफॉर्मेशन हमारे लिए पॉसिबल नहीं याद रखना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू द ग्राम न्यायालय एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सा सही है? एज पर द एक्ट द ग्राम न्यायालय कैन हियर ओनली सिविल केसेस नॉट क्रिमिनल केसेस। अब ओनली वर्ड जहां भी आए थोड़ा सा अलर्ट हो जाए। अब क्रिमिनल केसेस को नहीं कह रहा है कि केवल सिविल केसेस को देखता है, क्रिमिनल केसेस नहीं, क्रिमिनल केसेस को भी देखता है, यह करता है, ये स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा है द एक्ट अलाउ द लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज ए मीडिएटर एंड रिकॉन्सिलेटर। हाँ, जो लोकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो वहाँ पे आसपास में जो
सोशल एक्टिविस्ट हैं या सोशल पर्सन है या ऐसा कोई बंदा है जो कि सोशली जिसकी एक्सेप्टेंस अलाउ हो या लोग एक्सेप्ट करते हैं उस गांव मोहल्ले में, तो उसको एज ए मीडिएटर और रिकॉन्सिलेटर क्या कर सकते हैं, हाँ अलाउ करता है हम, ठीक है ना। स्टेटमेंट यहाँ ट्रू इज करेक्ट। इसके बारे में और डिटेल आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें दी हुई हैं। इस जो कंटेंट है इसका मैं क्या करूंगा, आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और इस लक्ष्मीकांत बुक को जिसको आपको पढ़ना है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप बुक खरीद के और इस टॉपिक को वहां से पढ़ के तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए, तो इसमें मेरे को कमेंट में करके बताइए। और जिन लोगों को फायदा हो रहा है वो लोग इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू कीजिए, अब बिलीव कीजिए मेरे को इस सिस्टम को जिस तरह से मैंने डिकोड किया है। आई थिंक आप लोग जो मेरे पिछले 8-10 लेक्चर देख रहे हैं तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि हाँ डिकोडिंग कैसे किया है मैंने और क्यों इसको श्योर शॉर्ट मेथड कहता हूँ, ठीक है। वीडियो आप लोगों को फायदा कर रहा है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, और अगर लगता है कि कोई और भी जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो भी जानने वाले लोग जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन तक आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ताकि वो भी अपने ड्रीम को अचीव कर पाए, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।